हमारे प्रिय दर्शकों, मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र आज मैं अपने इस एपिसोड ईवीएम नामा के तहत चर्चा करना चाहूँगा कि आज की जो मौजूदा राजनीति चल रही है उसकी परिस्थिति क्या है और उसका परिणाम क्या है, क्या होने वाला है इस बहुत बड़े लोकतंत्र देश के बीच में। मैं इस बात को शुरू करूं इसके पहले मैं एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करना चाह रहा हूं। मेरे पिताजी कहते थे कि एक गांव में एक चौधरी साहब थे। हालांकि चौधरियों का महत्व बहुत कम नहीं था, बहुत था। उनको जज माना जाता था गांव का। और स्वाभाविक है कि प्रेमचंद के समय तक और उसके बाद तक भी 2-3 दशकों तक इस व्यवस्था में काफ़ी पारदर्शिता थी। लेकिन उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई, तो जब गिरावट शुरू हुई तो चौधराहट भी धीरे धीरे अवसान की तरफ जाने लगी। हालांकि मेरे पिताजी खुद भी चौधरी थे, लेकिन वे गिरावट के सख्त खिलाफ थे। यानी किसी तरह की कोई चापलूसी नहीं, जो है तो है, जो सच है तो सच है। और इसका उनको खामियाजा भी एक आध दशक तक भुगतना पड़ा था। तो फिलहाल आइए मैं उनकी इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि चौधरी साहब थे तो जब भी किसी पंचायत में जाते थे तो वो किसी न किसी को समाज से उसका हुक्का पानी बंद कर देते थे, यानी समाज से बहिष्कृत कर देते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो पूरे पंचायत में पूरे समाज को ही हुक्का पानी बंद करके यानी बहिष्कृत करके चले आए। घर पर आकर के अपने पत्नी से बहुत हाँकने लगे कि आज तो मैंने पूरे गांव का हुक्का पानी बंद कर दिया। तो उस पत्नी ने कहा, पत्नियां वास्तव में बुद्धिमान तो होती ही हैं, लेकिन हम भले उनकी बात न माने। पत्नी ने कहा कि आज पूरे गांव का आपने हुक्का पानी बंद कर दिया। कहा, हाँ बिल्कुल, मेरी बात नहीं मानेंगे लोग तो क्या करेंगे, मैंने ऐसा कर दिया। तो उसने कहा कि आपको भी थोड़ा सा बुद्धि है कि आपने पूरे गांव का हुक्का पानी बंद किया, बहिष्कृत किया, कि आप स्वयं बहिष्कृत हो गए, अकेले हो गए। और इस पर वे सन्न रह गए। फिलहाल आइए मैं बात इसी से शुरू कर रहा हूं कि हमारे देश की जो परिस्थितियां चल रही है, एक तरफ फासिस्टवादी रवैया है, दूसरी तरफ लोकतांत्रिक विचारधारा है। इस दो की आपसी संघर्ष चल रहा है इसमें कि कौन हावी होता है। लोकतंत्र हावी रहता है जैसे रहता आया है, या फासिस्टवाद हावी हो जाएगा। एक तरीका है। इसी रूप में हमारे कुछ दलित भाई इसको ब्राह्मणवाद बनाम जो है अंबेडकरवाद भी कुछ कह रहे हैं। कुछ लोग मनुवादी व्यवस्था और कुछ लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच की बात कर रहे हैं। कुछ लोग हिंदुत्व और हिंदू की बीच की बात कर रहे हैं। कुछ लोग सनातनी और कुछ लोग इसी तरह जो हमारी परंपरावादी व्यवस्था है उसके बीच का टकराहट की बात कर रहे हैं। फिलहाल कुछ भी हो, आप जिस रूप में देखिए। मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं, वह प्रक्रिया इस मुल्क को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मुल्क को, और जहां के लोग गौतम बुद्ध से लेकर के आज के वर्तमान में जो हमारे यहाँ दार्शनिक हुए
इस देश को उन्होंने दिशा दिया और लोगों को जीने का पूरा हक दिया। अंबेडकर, गांधी तक पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि देश में शांति कैसे रहे, और उस मुल्क में वो सारी चीजें पलटने की कोशिश चल रही है। फिलहाल देखना होगा। मुझे तो तरस आता है कि जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो देश की, चाहे वो फासिस्टवादी व्यवस्था हो, उसके साथ तो कुछ तो होते ही है, कुछ समूह तो होता ही है, जनता साथ तो होती ही है। लेकिन यहां जो मैं देख रहा हूं कि वर्तमान शासन में जो एक निष्ठवाद चल पड़ा है, उसमें उसके दीपक तले भी काफी अंधेरा दिखाई दे रहा है। वहां भी काफी लोग मन मसोस करके रह जा रहे हैं, और संभवतः हो सकता है कि अवसर की तलाश भी हो, अवसर नहीं है। दूसरी तरफ लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसे लोग जिंदा रखना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है, मेरा मानना है कि आज भी 70% लोग, यानी इस देश के करीब करीब 90 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बरकरार रहे। अगर हम वो तो प्रतिशत को ही माने, अगर ये मान लें कि हमारे यहाँ 90 करोड़ के आसपास भी मत है, उसमें 60% यानी 50 करोड़ लोग वोटिंग करते हैं, तो उसमें से भी 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि लोकतंत्र की व्यवस्था बची रहे, भले वर्तमान शासन माने या न माने। और वहां मैं देख रहा हूं कि वहां भी काफी असंतोष है, और उन असंतुष्टों को साधने की बजाय उनको जड़ मूल से मिटाने की कोशिश भी बरकरार है। तब क्या होगा? हम कहां पहुंचेंगे? कोई भी व्यक्ति, कहा गया है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। इंसान की जिंदगी में वह भगवान बनने की जो कोशिश है, वो कहां तक सफल होगी? भविष्य के गर्त में। लेकिन जहां तक यहाँ के लोगों की बात है, वो यह नहीं चाहते कि भारतीय व्यवस्था में, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है, जो यहाँ सत्य और अहिंसा परमो धर्म माना जाता है, सर्वधर्म समभाव की जहाँ चर्चा चलती है, जहाँ भाईचारे की बात होती है, और जहाँ सभी के विकास के विषय में एक दूसरे का सहयोग किया जाता है, ये सब कुछ टूटे। कोई नहीं चाह रहा। कुछ गिने चुने लोग ही इस चीज को चाहते हैं, और यह चाहत तो आज से नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1889 में जब से स्थापना हुआ, 87 में, तो उसके बाद ही 1896 में जो लोग इस देश के पंडितों, पुरोहितों, मुल्लाओं ने, इस देश के छोटे छोटे जमींदारों और बादशाहों और राजाओं ने, इस देश के सांप्रदायिक विचार, अति सांप्रदायिक विचार, अति धार्मिक लोगों ने जो एक संगठन खड़ा किया, वह आज इस विशाल देश में एक बड़े ताकत के रूप में हमारे ही आपके सहयोग से वह
स्थापित हो गई और हमें ही समाप्त करने की कोशिशें लोकतांत्रिक तरीके से आकर के लोकतंत्र को ही नष्ट करने की जो व्यवस्था चल रही है वह ठीक नहीं है। आइए थोड़ा सा और भी मैं देखूं आगे कि जो इस देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की स्वतंत्र व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने के भी सारे चाल चली जा रही है और उसके लिए व्यवस्थित कानून, व्यवस्थित अधिनियम लाए जा रहे हैं और हो भी गया है। अब आप देखिए कि तमाम सारी आपके आंखों के सामने धांधली, गलती या तमाम सारी चीज आपके सामने हो रही है, आपके सामने प्रस्तुत भी है। बावजूद इतना प्रेशर है कि तमाम लोकतंत्र के समर्थक, तमाम बाबा साहब के समर्थक, जो दल थे, जो लोग हैं, उनको किसी न किसी तरीके से दबाव से या किसी अन्य तरीके से लालच दे करके अपने पाले में किए जा रहे हैं। हालांकि ये भी सच है इसी के साथ कि ऐसे लोगों का अस्तित्व भी बहुत शीघ्र ही मिट जाएगा, बचेगा नहीं, वहां वो इनगल्फ हो जाएंगे। और दूसरी तरफ हमारी जनता, आम जनता है, हमारे लोकतांत्रिक जो विचारधारा जो नहीं झुक रहे हैं उनको भी किसी न किसी बहाने से अंदर डालने की कोशिश है। लोग टूट रहे हैं। लेकिन एक सवाल है कि क्या कभी एक समय था कि नेताओं के पीछे जनता चलती थी, क्योंकि वहां बहुत कुछ चीज उसकी थी। क्या आज के जो ये नेतागण टूट रहे हैं, यहां से वहां जंप कर रहे हैं, क्या जनता भी, उनके समर्थक भी जंप करेंगे? ऐसा बहुत कम। और मैं आपको बता दूं कि इस देश में जिसकी अनुसूचित जाति या बहुजन उद्देश्यवादी राजनीति की जिसको सबसे बड़ा कहा जाता है, जिसे आयरन लेडी भी कहा गया, बहन जी भी एकदम शांत हैं। वो भी किसी न किसी तरीके से उस वर्तमान शासन को फायदा पहुंचाने की कोशिश में है। और स्थिति ये है कि अगर वो अपने जिद पर कायम रही तो वोट प्रतिशत जो अभी भी 12% बचा है वो घट करके 5% तक न चला जाए, एक भी आपका प्रतिनिधि संसद में न पहुंच पाए तो क्या होगा? एक दूसरी धरोहर भी गए टूट करके, उनकी स्थिति क्या होगी ये समय बता देगा। अभी आपने बिहार की स्थिति देखा कि वहाँ भी तमाम सारे लाले पड़े हुए हैं और आम जनता काफ़ी मूड में है कि यह क्या हो गया, ये गलत हुआ है। तो जब ऐसी विचारधारा बनी है तो क्यों ऐसा होगा? धार्मिक आयोजन की जो परिस्थितियां पैदा की गई वो भी सामने है और उसका जो परिणाम रहा वो 3 दिन में ही काफ़ी धीमा पड़ गया। लेकिन एक चीज है जो इसके पीछे बहुत सारी रणनीतियां की जा रही है, वह मुझे लगता है, मेरा विचार है, व्यक्तिगत विचार है, कहीं जो ये चर्चा की गई है, यह बात हवा में फैलाई जा रही है मीडिया द्वारा या अन्य द्वारा कि इस बार हम 3/4 से ज्यादा सीट जीत करके आएंगे। आपने देखा विधानसभाओं में कि जिनकी सभाओं में सारी कुर्सियां खाली थी और वहां उनका बहुमत हो गया, जीत गए। ठीक, इस ईवीएम के माध्यम से, मशीन के माध्यम से जो मशीनी सरकार है उस 400 के पार जाने का जो नारा दिया है, वो 400 सीट से ऊपर जीत जाती है तो उसको सही दर्शाने के लिए कि हमने 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन बांटा,
ये किया, वो पार्टी में आया, वो आया तो सभी के वोट प्रतिशत आए, जबकि वास्तविकता ये होगी कि शायद ही ये सत्य हो। लेकिन वहां सत्य साबित करने की कोशिश की जाएगी। अभी आपने देखा पाकिस्तान में कि जो सेना ने चाहा वो नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाया, और उस जिसका सारा अधिकार छीन लिया गया वह सबसे अधिक सीट पाया। हालांकि त्रिकोणीय स्थिति है वहां, अभी क्या परिणाम होंगे वो अलग की चीज है, कौन सरकार बनाएगा, और यहां भी सबसे अधिक सीट पाने वाले के बीच में अड़ंगा डाला जाएगा, ये तय है। आज भी यही हालत है। भारत में भी ऐसा हो सकता है कि ईवीएम से निकले हुए परिणाम को सच साबित करने के लिए इतने जो चक्रव्यूह बनाए जा रहे हैं, वो उसी का डर है कि चक्रव्यूह बन जाए सही ढंग से और हम गलत को भी सच साबित करने में कामयाब रहें। तीसरी तरफ कि हमारे उच्चतम न्यायालय को भी कहीं न कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियों में लाने की कोशिश चल रही है। हो सकता है जो ईवीएम हटाने की बातें चल रही है, देश में बड़े आंदोलन चल रहे हैं, हो सकता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम बॉस है वो सुन करके भी फैसले को सुरक्षित रख लें, और बाद में जब आचार संहिता लागू हो जाएगी तो उसमें अपनी लाचारी या चुनाव होने के बाद फैसला दें। उसका क्या मतलब होगा? कुछ नहीं। लेकिन ये कहीं न कहीं दबाव में ऐसा महसूस होने लगा है, कुछ फैसले ऐसे लगे हैं। हालांकि यह बात साफ है कि सरकार को भी वे अपनी बात कहने से चूक नहीं रहे, लेकिन समय पर क्या होगा अभी तो वे ही जाने, वे ही लोग जाने कि क्या चल रहा है। तो देखिए ये सब बातें जो है, सिर्फ जो सारा कुछ चल रहा है, ये जो भारत रत्न के बंटवारे हैं, जो हम उनका अपोजिट रहा है, भारत रत्न बांटा जा रहा है। हालांकि यह एक अच्छी बात नहीं है। तो मैं जानता हूं जैसे पीवी नरसिम्हा राव, ये बेचारे प्रधानमंत्री पद के हटने के साथ कुछ ऐसे मुकदमे थे जो अपना कोर्ट के चक्कर काटते रहे, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे तमाम लोगों के साथ। तो ऐसा जो भारत का जो सुप्रीम चीज है उसको इस तरीके से करना एक विचारणीय प्रश्न है, और अभी भी बहुत कुछ हो सकता है इसके साथ। बहुत से लोगों को पाले में लाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे। तो यह एक अजीब सी परिस्थितियां चल रही है हमारे मुल्क में, और निश्चित तौर से आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का इतिहास है कि जब जनता उबती है तो परिस्थिति बदलती है। आइए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और आप लोगों से फिर मिलूंगा। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।